तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने छठे पैराग्राफ के ऊपर। 5वां तक पूरा हो चुका है। हम लोग कक्षा 9 के लिए बिहार बोर्ड की क्लास 9th पैनोरामा पार्ट 1 पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 4, टू मैनी पीपल टू फ्यू ट्रीज, यानी बहुत अधिक लोग बहुत कम पेड़। ये पाठ लिखा है मोटी निशानी ने। इस पाठ में है जो जुड़वा समस्या है, ओवर पॉपुलेशन यानी अधिक आबादी, और जो डिफॉरेस्टेशन है यानी वनोन्मूलन, वनों की कटाई, उसका जो समस्या है उस पर बात किया गया है। 5वां तक पूरा हो चुका है। प्लेलिस्ट में या चैनल पर मिल जाएगा अगर देखना हो तो। अभी छठे पर आते हैं हम लोग। छठे का ये शब्द मीनिंग है रहा, अभी नीचे भी है, पर अभी के लिए इतना ही जानिए, ठीक है। ओवर पॉपुलेटेड तक इसके बाद और भी दिखा देंगे। जिसको लिखना हो वो लिख सकता है इससे, ठीक है। देखो आ जाते हैं हम लोग। अगर आपके पास पुस्तक है तो निकाल कर रख दीजिए, नहीं तो यहाँ से। The large and rapidly growing populations make decisive contribution to all environmental problems. Large यानी बड़ी, rapidly यानी तेजी से बढ़ती हुई, growing यानी बढ़ती हुआ, populations यानी आबादी, decisive यानी निर्णायक, contribution यानी योगदान, environmental problem यानी पर्यावरणीय समस्याएं जो हैं। तो एक बड़ी और बढ़ती हुई, तेजी से बढ़ती हुई आबादी निर्णायक भूमिका निभाती है, निर्णायक योगदान देती है पर्यावरण की समस्याओं में। कैसे? सिंपल है। जैसे जैसे अगर आबादी बढ़ती है, बहुत बड़ी आबादी है और बहुत तेजी से बढ़ रही है, तब खपत बहुत अधिक होगा हर चीज का, उससे पर्यावरण पर तनाव बहुत अधिक होगा उसके वजह से, ठीक है। इन द लॉन्ग रन एफर्ट्स टू सेव द बायोस्फीयर डिपेंड इन पार्ट on our species ability to roll back its numbers। तो लॉन्ग रन यानी मतलब लंबी दूरी पर, यहाँ पर है कि भैया अधिक फ्यूचर में यानी भविष्य में, एफर्ट्स यानी प्रयास जो हैं अपने बायोस्फीयर यानी जीव मंडल को बचाने के जो प्रयास हैं वो इस बात पर निर्भर करते हैं। जीव मंडल जी, सिंपल बात, जहाँ पर जो हम लोग जीव जंतु हैं, जो हमारे जीव जंतु हैं, वो अपने आपस में किस तरह मिलते जुलते हैं, घुल मिलते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। तो ये पूरा जो जीव मंडल है इसको बचाने का प्रयास इस बात पर निर्भर करता है कि जो हमारी प्रजाति है यानी मानव प्रजाति जो है, ये किस रफ्तार, हमारी क्षमता कितनी है कि हम अपने जो संख्याओं है उनको रोल बैक यानी वापस ले सकें। सिंपल बात है, साधारण अगर मोटा मोटी कहें तो बोलना चाहते हैं भैया आबादी की हम लोग घटा पा रहे हैं कि नहीं घटा पा रहे हैं, इसी के ऊपर निर्भर करेगा कि ये जो जीव मंडल है यानी बायोस्फीयर वो घटेगा, वो बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा, वो बचेगा कि नहीं बचेगा। Yet there is a bright side to this otherwise grim tale। अब भी ये जो ग्रीम टेल यानी विकट कथा या चिंताजनक कहानी, तो इस चिंताजनक कहानी का भी एक अन्य पक्ष है, एक सुनहरा पक्ष है, एक ब्राइट साइड है। मतलब जिसको बोलते हैं ना, चलो भैया खराब से खराब परिस्थिति है लेकिन कुछ तो अच्छा है, लेकिन मतलब कुछ तो है हाथ में जिसको बोल सके कि चलो ये कम से कम अभी के लिए बढ़िया है। वही है ये जो कहानी है, बढ़ती हुई जो आबादी है, इतना समस्या है, उसमें एक चीज अच्छा है, वो क्या है देखो। हिस्ट्री एंड कॉमन सेंस टेल अस दैट वी कैन कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। हिस्ट्री यानी इतिहास, कॉमन सेंस यानी सामान्य बुद्धि, एक बोले को भैया सामान्य दिमाग, एक तो बच्चों बता देता वही वाला। तो इतिहास और सामान्य बुद्धि हमें बतलाती है कि हम पॉपुलेशन ग्रोथ यानी जनसंख्या में वृद्धि को रोक सकते हैं, ठीक है। द जर्मन एंड स्वीडिश पॉपुलेशंस फॉर एग्जाम्पल डिफाई वर्ल्ड ट्रेंड्स एंड आर एक्चुअली डिक्लाइनिंग। जर्मनी की और स्वीडन की जो जनसंख्या है वो वर्ल्ड ट्रेंड यानी जो दुनिया भर में जो हो रहा है उसकी उपेक्षा करके, डिफाई यानी उसकी उपेक्षा करना, यह अवहेलना करना,
सिंपल समझो कि मान नहीं रहा है कि जो दुनिया में जो ट्रेंड है, दुनिया में ट्रेंड क्या है, तो बढ़ रहा है आबादी। लेकिन स्वीडन में, स्वीडिश यानी स्वीडन की जनसंख्या और जर्मनी की जो आबादी है, ये दोनों इनकी उपेक्षा करके, इनको ना मानकर घट रही है। In such overpopulated countries like China, Thailand and Egypt, the rate of population growth has slowed down remarkably. और इन अधिक आबादी वाले देशों में जैसे कि चीन, थाईलैंड और इजिप्ट, जो जनसंख्या वृद्धि की जो दर है वो धीमी हुई है। रिमार्केबली यानी बड़े पैमाने पर। रिमार्केबली का मतलब देखो लिखे हैं क्या है, तो उल्लेखनीय रूप से। इसके देखो से नीचे है। अदरवाइज का मतलब होता है अन्यथा या वरना, ठीक है। अभी के लिए इतना होगा, इतना जिसको लिखना होगा वो लिख सकता है। लो मेरे हमसे भैया बंद हो गई बंद यहाँ पे। चलो, तो उल्लेखनीय रूप से धीमा हुआ है रफ्तार जनसंख्या वृद्धि का, थैंक्स टू द कंसर्टेड गवर्नमेंट एक्शंस। और इसके लिए लेखक धन्यवाद देते हैं किसका, जो कंसर्टेड यानी ठोस सरकारी जो कार्य है उसको धन्यवाद देते हैं कि चलो धीमा हो रहा है रफ्तार। हाउ डू दिज कंट्रीज मैनेज टू रिवर्स और स्लो डाउन पॉपुलेशन ग्रोथ। किस प्रकार इन देशों ने मैनेज यानी प्रबंध किया, रिवर्स यानी पीछे वापस लिया, स्लो डाउन यानी धीमा करना, और पॉपुलेशन ग्रोथ को किस प्रकार इन देशों ने धीमा किया और या जी वापस लिया यानी जनसंख्या को घटा दिया उल्टे। इसमें चीन क्या है, चीन में अभी क्या था कि भैया 1 चाइल्ड पॉलिसी, एक बच्चा। अब मतलब नहीं है भैया एक तो बच्चा होगा, उससे अधिक नहीं। अभी उत्तर प्रदेश में भी बिल पास हुआ है कि अगर 2 से अधिक बच्चा होगा तो सरकारी नौकरी में समस्या होगा। तो यहाँ पे भी अब हो रहा है। मैनी फैक्टर्स अकाउंट फॉर दिस प्लानिंग रिमार्केबल डिक्लाइंस। अब उसका उत्तर दे रहे हैं कि भैया क्या क्या है, मतलब क्या क्या कैसे इन देशों ने किया है। तो इसके लिए बहुत कारण है, फैक्टर्स यानी बहुत कारण है जो कि जिम्मेदार हैं इनके लिए, जो रिमार्केबल डिक्लाइन हुआ है, जो इतना बड़े पैमाने पर उल्लेखनीय गिरावट हुआ है। डिक्लाइन यानी गिरावट, इसके लिए बहुत कारण है। क्या क्या है, मॉडर्नाइजेशन, लिटरेसी, मीडिया कैंपेन्स, रेडिली अवेलेबल फैमिली प्लानिंग एंड कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इक्वल इकोनॉमिक, एजुकेशनल एंड लीगल अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन। तो इतना सारा चीज़ क्या है भैया, मॉडर्नाइजेशन यानी आधुनिकीकरण। जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, लोग आधुनिक हो रहे हैं। पहले लोगों की मानसिकता ये थी ना कि अधिक बच्चा होगा तो अधिक कमाने वाला आदमी रहेगा, लेकिन हम लोग जानते हैं कि वो भैया सिस्टम फेल है। अधिक बच्चा रहेगा तो यानी आपका खर्च अधिक होगा। क्यों, अगर मान लो कि 2 बच्चा है और किसी के पास 4 बच्चा है और दोनों का इनकम समान है, जो यानी माई बाबू दोनों उतना ही कमा पा रहे हैं, तो जिसके पास 2 बच्चा होगा वो उसको अधिक अच्छा जीवन, बेहतर जीवन दे पाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर बेफालतू का खर्च कर पाएगा, वो भी संभव है, लेकिन पहले ये है कि उसको बेहतर जीवन, उसके पास अधिक स्वास्थ्य होगा, ये बोला जा रहा है। शिक्षा, उसको अधिक अच्छी से शिक्षा मिल सकती है। फिर से लिटरेसी यानी साक्षरता, लोग जान रहे हैं, लड़कियां महिलाएं भी जान रही हैं। मीडिया कैंपेन यानी जो मीडिया अभियान है। रेडिली अवेलेबल फैमिली प्लानिंग यानी जो परिवार नियोजन है, सरकार की ओर से चलाया जाता है कि किस प्रकार आपको अपने परिवार को हैंडल करना चाहिए, कितना बच्चा होना चाहिए शादीशुदा लोगों के लिए, सबके लिए नहीं भैया। कॉन्ट्रासेप्टिव यानी गर्भ निरोधक, जिनको खाकर जो शिशु जो है वो नहीं जन्म लेता है। इक्वल इकोनॉमिक यानी समान जो आर्थिक है, समान आर्थिक स्थिति। एजुकेशन यानी शैक्षिक। लीगल अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन, और जैसे जैसे महिलाओं को भी मौके मिल रहे हैं, महिलाएं जान रही हैं कि भैया, क्यों पहले क्या था, तो भैया महिला जो है खाली घर का काम करेगी, नहीं तो सुंदर रहेगी, इसके अलावा महिला का काम नहीं। लेकिन अब क्या है, अब बदल रहा है, अब महिलाएं भी काम कर रही हैं, जान रही है, दुनिया को देख रही हैं, तो समझ रही कि भैया नहीं,
पढ़ाई ज़्यादा जरूरी है, हेल्थ यानी स्वास्थ्य ज़्यादा जरूरी है। तो इन सबों को देखकर जो आबादी है वो घट रही है। ह्यूमन बींग्स दस नो हाउ टू कंट्रोल देयर नंबर्स। इस प्रकार मानव जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि अपने संख्या को कैसे नियंत्रित किया जाता है। कैसे? इन सब देशों के उदाहरण से और जर्मनी और स्वीडन का उदाहरण देखकर। इसका मतलब हम लोग जानते तो हैं कि आबादी कैसे कम होगा। What they have been lacking so far is the resolve to make use of this knowledge. Resolve यानी संकल्प लेना या ठानना, नॉलेज यानी ज्ञान। तो हम लोग लैकिंग यानी पिछड़ना। तो अभी तक किस चीज़ में पिछड़ रहे थे हम लोग? तो इस चीज़ में कि हम लोगों ने संकल्प नहीं लिया था कि हम लोग अपना आबादी को घटा कर रहेंगे। समझ में आ रहा है? तो इस जो भी ज्ञान है हमारा, जितना भी हमारे पास नॉलेज है, उस ज्ञान के सहारे हम लोगों ने ये संकल्प नहीं लिया है कि हम घटाएंगे। देखो जैसे मैं अब ज़रूरत पड़ा है, तुमको जानकर हैरानी होगा कि उत्तर प्रदेश अगर एक सिंगल अगर देश रहता, ऐसा होना नहीं चाहिए पर हम उदाहरण के तौर पर अगर एक देश रहता ना सिंगल, तो इसका आबादी, इतना छोटा उत्तर प्रदेश है, इसका आबादी दुनिया में 5वें स्थान पर आता है। मतलब अगर ये एक आज़ाद देश रहता है उत्तर प्रदेश, तब इसका 5वें नंबर पर आबादी आता दुनिया में। समझ जाओ इतना आबादी है उत्तर प्रदेश का, कितना है, बहुत ज़्यादा है। इसीलिए वहाँ पर लाया गया है कानून। तो समझ में आ गया होगा छठा पैराग्राफ, हम आशा करते हैं। और जो भी शब्द थे मुश्किल शब्द वो रहा लीगल अपॉर्चुनिटी यानी वैध अवसर, लैकिंग यानी कमी या अभाव से, सो फार यानी अब तक, अब तक, ये कुल कुछ नहीं है, ये कुल फालतू है। इसको रिजॉल्व यानी संकल्प या ठानना, ठीक है। जिसको लिखना होगा वो लिख सकता है। सो फार यानी अब तक या अभी तक, लैकिंग यानी कमी या अभाव से, कॉन्ट्रासेप्टिव्स यानी गर्भ निरोधक, मीडिया कैंपेन सब है। देखो लिख कर रख दिए हैं, जिसको लिखना हो लिख सकता है, पहले ही बोल चुके हैं। फिर से एक बार हो गया ये सब। तो ये पैराग्राफ खत्म। अब आते हैं 7वां पर, ठीक है। 7वां तो स्टार्ट करते हैं। जैसे पहले लेट अस मूव टू अनदर लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड ट्रीज। चलिए आते हैं एक अन्य दूरगामी समस्या पर, एक अन्य दीर्घकालिक समस्या पर। समस्या क्या है? दुनिया के पेड़ों की अवस्था, दुनिया के पेड़ों की अवस्था, लॉन्ग टर्म यानी दीर्घकालिक। देखो तो अब हमने भी अपना बदल दिया है भैया पन्ने को, और ये लाए हैं हम नया A4 साइज पर। ये जो भी 7वां यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखो पहले दिखा देते हैं। 7वां है, यहाँ पर जो भी शब्द है मुश्किल शब्द उसको लिख दिए हैं। पहले इतना जिसको लिखना हो लिख लेगा। फिर से ये 7वां पैराग्राफ के शब्द है, ये रहा इसके नीचे वाला, ठीक है, इतना। और ये 7वां बाकी का ये रहा इतना, ठीक है। हम बता देंगे लेकिन अभी के लिए ये जानो। तो आते हैं हम लोग अपने इसके ऊपर। तो चलिए चलते हैं एक अन्य दीर्घकालिक समस्या के ऊपर। तो समस्या क्या है जी? समस्या है दुनिया के जंगली पेड़ों की अवस्था। ओइंग टू रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, poverty and other factors, many third world people are forced to move into harvest, clear, burn और cultivate tropical forest। पर शब्द जान लेते हैं। ओविंग यानी कारण से या हेतु से, पोवर्टी यानी गरीबी, ग्रोथ यानी वृद्धि, अदर फैक्टर्स यानी अन्य कारण, थर्ड वर्ल्ड पीपल यानी जो तीसरी दुनिया के देश हैं। अब यहाँ पर हम अगर असली में डिटेल में जाएंगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये समझ लो कि ये जो वेस्ट है या जो यूरोप के लोग हैं उनके लिए थर्ड वर्ल्ड जो गरीब देश है उनको ये लोग थर्ड वर्ल्ड बना दिए हैं, लेकिन असली में ऐसा नहीं था। उसमें हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये जान लो कि भैया थर्ड वर्ल्ड दुनिया यानी जो गरीब दुनिया है। इस लेख के लिए फोर्स्ड यानी मजबूर, मूव यानी जाने के लिए, हार्वेस्ट यानी फसल या उपज पैदावार, क्लियर यानी साफ करना हटाना, बर्न यानी जलाना, कल्टिवेट यानी उपजाना खेती करना, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट यानी उष्णकटिबंधीय जो वन है, यानी जी उष्णकटिबंधीय यानी देखो तो पृथ्वी को जोन्स में, पृथ्वी को
एरिया में बांटा गया है। समझो कि भैया सबका अड्डा होता है ना, ऐसे ही पृथ्वी को अलग अलग भाग में बांटा गया है, जिसको जोन बोला जाता है अंग्रेजी में। हिंदी में मुझे याद नहीं आ रहा है, हमको याद नहीं आ रहा है यार। तो उसमें आता है टेम्परेट जोन, ठीक है, फिर यानी शीत, तो उसी में आता है टेम्परेट जो ट्रॉपिकल है यानी शीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय। तो उस कटिबंधीय जो वन है, उस कटिबंधीय जो क्षेत्र है उसमें जो वन पाए जाते हैं उनको बोला जाता है, फिर से सदाबहार एक वन होता है। 7 अथवा में पढ़ने को मिलता है ये, ठीक है, उतना हम डिटेल में नहीं जाएंगे, तो टॉपिकल फॉरेस्ट समझ में आ गया होगा, यानी जो उस कटिबंधीय जो वन है। तो इसका कारण क्या है तो गरीबी, जो वृद्धि है पॉपुलेशन का, इतना तेजी से जो आबादी बढ़ रहा है उसका वृद्धि, और अन्य कारण जो है ये जो तीसरी दुनिया के जो देश यानी जो गरीब मुल्क के जो देश हैं उनको ये मजबूर कर देते हैं कि तुम भैया फसल उपजाओ। कैसे? तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है, जो कि वन है, समझो कि जंगल काट के मजबूर कर देते हैं कि जंगल काट कर तुम उसके जगह पर खेती करो उस पर। क्यों? धान उगाओ कि आदमी का भोजन चल सके, ठीक है, ये है। Thus population pressures along with new technologies and affluent lifestyles of some people exacerbate the problem of deforestation. Thus यानी इसलिए पॉपुलेशन प्रेशर यानी जो पर्यावरण, जो जनसंख्या का जो दबाव है, यानी जो आबादी बढ़ रही है उसकी दबाव जो है, अलॉन्ग विथ न्यू टेक्नोलॉजी यानी नया जो औद्योगिकी है, नया प्रौद्योगिकी उसका एफिलियंट यानी जो समृद्ध जो जीवन शैली हो चुकी है, जीवनचर्या हो चुकी है, पैसा वाला अमीर कुछ लोगों का जो इतना जो अमीर हो चुके हैं उसके वजह से इतना उन लोग का जीवन शैली ऐसा बन चुका है, और नया टेक्नोलॉजी की वजह से कि वो उन चीज़ों ने डिफॉरेस्टेशन यानी वनोन्मूलन, वनों की कटाई की समस्या को बढ़ा दिया है। कैसे बढ़ाया है अभी देखेंगे, ठीक है। तो दो चीज़ों ने, कौन? नया टेक्नोलॉजी और एफिलिएंट लाइफस्टाइल, जो समृद्ध जीवन शैली है, अमीरों की जो जीवन शैली है, कुछ अमीरों की। अ कंट्री लाइक नेपाल है सो मच एरेबल लैंड, एरेबल यानी कृषि योग्य, भूमि योग्य यानी खेती करने में, तो है जस्ट सो मच एरेबल लैंड। तो एक देश है नेपाल, उसके पास इतना ही है कृषि योग्य जमीन। क्यों? नेपाल में पहाड़ है, तो बहुत अधिक तो नहीं है आबादी, बहुत अधिक तो नहीं है कृषि योग्य भूमि जहाँ पर खेती हो सके। सो एज द पॉपुलेशन ग्रोज मोर एंड मोर पीपल आर फोर्स्ड टू कन्वर्ट फॉरेस्ट इनटू फार्मलैंड। इसलिए अधिक अगर भूमि नहीं रहेगी आपके पास खेती के लिए, तो आपको नया भूमि बनाना पड़ेगा। सिंपल, देखो सामान नहीं है तो बनाओ भैया सामान, पेड़ नहीं, खेती योग्य भूमि नहीं है तो बनाओ जमीन। वो कैसे होगा? पहाड़ पर तो लगने वाला नहीं है, जंगल को काटो। तो इसलिए क्या होगा, तो अधिक से अधिक लोग जो हैं, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, खाना का, भोजन का सप्लाई का डिमांड बढ़ेगा, तो क्या होगा, जंगल जो है वो किस चीज़ में बदले जाएंगे, तो खेती योग्य जमीन में बदले जाएंगे, खेतों में बदले जाएंगे, और क्या। दे ऑल्सो कट डाउन मोर एंड मोर ट्रीज फॉर फ्यूल। ईंधन के लिए उनको और अधिक से अधिक पेड़ों को काटना पड़ेगा। द पीपल ऑफ रिच कंट्रीज आर ऑल्सो गिल्टी। जो अमीर देश के जो लोग हैं वो भी दोषी हैं इस चीज़ के लिए। टू सेटिस्फाई वेस्टर्नर्स इनसेटिएबल डिमांड फॉर हैमबर्गर्स, more and more tropical rainforests in countries like Brazil are cleared and converted into pastures. insatiable का मतलब होता है अतृप्त, जो कि जिसको कभी खत्म नहीं किया जा सके, जिसकी कभी पूर्ति ना की जा सके, अतोषणीय। तो ये जो वेस्ट के जो लोग हैं यानी अमेरिका और यूरोप के लोग हैं, इनके जो इनसेटिएबल है, जो कि कभी खत्म ना होने वाला जो डिमांड है, जो मांग है हैमबर्गर के लिए, यानी जो हैमबर्गर क्या होता है, एक तरफ का भोजन होता है जो कि बीफ से बनता है, ठीक है। तो उसका जो ये मांग है खत्म ना होने वाला, उसकी वजह से अधिक रेन फॉरेस्ट, जो
ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं, जो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है, उनको ब्राज़ील में जो है उनको काटे जाते हैं। क्यों? वहाँ पर धान उगाया जा सके और उस धान को गायों को भैंसों को खिलाया जा सके और फिर उन गायों भैंसों को काटा जा सके हैमबर्गर बनाने के लिए। यानी सिर्फ हैमबर्गर के लिए नहीं, वेस्ट के लोग जो है उनके लिए। भैया क्या कीजिएगा, खाना है उन लोग को, यही हाल है। इट इज़ फ्रैक्टनिंग टू रिकॉल, फ्रैक्टनिंग यानी बता चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में, भयावह। रिकॉल यानी याद करना, इंस्टेंस यानी उदाहरण के लिए। हाउ मैनी ट्रीज मस्ट बी फेल्ड टू जस्ट प्रोड्यूस द संडे एडिशन ऑफ द न्यूयॉर्क टाइम्स, ये उदाहरण के लिए, ये याद करते हुए, ये स्मरण करते हुए भयावह है कि जो न्यूयॉर्क टाइम्स है, जो अखबार है, उसका रविवार का संस्करण, रविवार को छापने के लिए कितने पेड़ों को काटा जाता होगा, कितने पेड़ों को गिराया जाता होगा, ये सोचकर डर लगता है। Many forests are also damaged by pollution, tourism, construction of houses and factories and similar practices. अन्य अधिक जो है कई जो जंगल है वो इसी तरह प्रदूषण के वजह से, टूरिज्म यानी पर्यटन के वजह से, घरों के बनाने के लिए जो सामान है उनके लिए और फैक्ट्री को बनाने के लिए और इसी के जैसे जो गतिविधियां हैं उनकी वजह से कितना जंगल खत्म हो गया। घर बनाना है, फर्नीचर चाहिए तो अरे चाहिए ना जी, वुड यानी लकड़ी, उसके लिए पेड़ काटो। Moreover, the productivity and general health of world's forests is threatened by such things as the greenhouse effect, ozone layer depletion, airborne pollution and acid rain. इसके अलावे जो प्रोडक्टिविटी है यानी उत्पादकता जो है और जो स्वास्थ्य है पेड़ों की, वो उनको खतरा है। किनसे? ग्रीन हाउस प्रभाव से, ओजोन लेयर जो खत्म हो रहा है उससे, जो हवा से जो एयरबॉर्न पॉल्यूशन यानी जो हवा से जो प्रदूषण फैल रहा है उससे, और अम्ल वर्षा है, इनके वजह से जो उत्पादकता जो है पेड़ों की, यानी भैया किस रफ्तार से उत्पादन कर पा रहा है जो पेड़ सब है, ये चीज़ इसको कम कर रही है, इसके स्वास्थ्य को बिगाड़ रही है। सिर्फ आप पर थोड़ा ना प्रभाव पड़ेगा ये इन सब चीज़ों का, पेड़ों पर भी प्रभाव पड़ेगा। कैसा पेड़ को खाद मिल रहा है, उर्वरक मिल रहा है, उससे भी कैसा पानी मिल रहा है, इससे भी है कि नहीं है, इससे भी है। पेड़ का तापमान बढ़ेगा तो सिर्फ आपके लिए नहीं, पेड़ों के लिए भी खतरा है, वो बाढ़ आएगा। जैसे मैं अभी बताया ना, हम अभी था ये, तुमको जानकर हैरानी होगा। देखो यहाँ पर ला कर रखे हैं हम कि जो दुनिया का मान लो 100% है ना, ये 100% जो ज़मीन है जहाँ पर खेती होता है, इसमें से 75% जो ज़मीन है, ये 75% ज़मीन पता है किस चीज़ के लिए उपयोग होता है। यानी कि अगर 100 बीघा खेत है तो उसमें 75 बीघा खेत पर जो धान उगाया जाता है वो मानवों के लिए नहीं, ये बात हम सच बोल रहे हैं, ये मानव के लिए नहीं, ये हम लोग के लिए नहीं है, ये उगाया जाता है जानवरों के लिए। बोलोगे बहुत अच्छा बात है, जानवरों के लिए उगाया जाता है, क्या इसमें खराबी क्या है? तो यहाँ पर बताते हैं असली, ये जो इस ज़मीन पर जो धान उगाया जाता है इससे जानवरों को खिलाया जाता है और उन जानवरों को फिर से मारा जाता है, यानी या अन्य भी प्रकार से उनका शोषण होता है, फिर से हम लोग के क्या है, हम लोग फिर से खाते हैं। क्यों? क्योंकि जानवर तो बहुत अधिक खाता है ना, जानवर गाय कितना खाती है, 40-40 किलो चारा, तो उसके लिए कहाँ से आएगा? तो उस गाय को खिलाने के लिए पहले तुम चारा ले आओ, और उस चारा कहाँ से आएगा? वो ज़मीन से आएगा, और फिर से हम लोग बोलते हैं कि भोजन नहीं है, कितने लोग भूखे मर जाते हैं। देखो, यानी जो 25% जितना ज़मीन है इस दुनिया में, सिर्फ उतना ही ज़मीन पर हम लोगों के खाने के लिए धान उगता है, बाकी ज़मीन पर जानवरों के लिए। समझ रहे हो क्या हालत है दुनिया के? तो ये कंडीशन है। अब ये है किस लिए? जो मांसाहारी जो लोग हैं, जिनको सिर्फ भोजन दिखता है। 8वां पैराग्राफ पे आते हैं हम लोग। द डिफॉरेस्टेशन क्राइसिस इज नॉट न्यू, जो ये वनोन्मूलन है, वनों की कटाई की जो समस्या है, जो ये क्राइसिस है, ये अभी नया नहीं है। क्राइसिस यानी
जो ये स्थिति उत्पन्न हो गई, इतना इतना विकट स्थिति जो उत्पन्न हो गया, क्राइसिस का जो शाब्दिक अर्थ है वो हमें याद नहीं आ रहा है, थोड़ा सा भूल गए हैं हम। चलो कोई बात नहीं, बता देंगे कभी। या जान लो कि शायद क्राइसिस, यार चलो छोड़ दो, अभी याद नहीं आ रहा है। समझ लो कि इतना जो चिंताजनक जो स्थिति है वो नया नहीं है। मैनी अर्लियर सिविलाइजेशन यानी सभ्यता, including those of Middle East, New Mexico and Eastern Island, precipitated their own decline through overpopulation and deforestation. अन्य पिछली कई सभ्यताएं इंक्लूडिंग, जिनमें शामिल थे मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट क्या है भैया? यही है जो सऊदी अरब, यूएई, कतर, इन सब है जो मुस्लिम जो है ना, ये सब देश, खाड़ी देश, गल्फ कंट्रीज, पर्सियन गल्फ जो है, पर्सिया की खाड़ी, उनके आसपास जो देश है उनको बोला जाता है मिडिल ईस्ट। जैसे में लेबनान हो गया, ये सब जितने भी देश हो गया, ठीक है। ईस्टर आइलैंड क्या है भैया? होगा कोनो आइलैंड, और क्या, हम लोग क्या मतलब है इतना। न्यू मैक्सिको के मतलब इन ये सब जितना भी देश है, वहाँ पर पहले सभ्यताएं थी, वहाँ पर पहले लोग थे, लेकिन वो खत्म हो गए। कैसे खत्म हो गए? तो उन्होंने प्रेसिपिटेटेड देयर ओन डिक्लाइन, उन्होंने अपने ही नाश का बढ़ावा कर दिया है। मतलब समझो, सिंपल है कि भैया अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी चला लिया उन्होंने, यानी अपना ही गिरावट अपना ही सभ्यता को खत्म कर दिया। कैसे? अधिक आबादी से और वनों की कटाई से, इनसे वनोन्मूलन से अपना ही नाश कर लिया, अपनी सभ्यता को खत्म कर लिया। वनोन्मूलन समझते हो ना? वनोन्मूलन, जो देखो ये 8वां पैराग्राफ और 9वां पैराग्राफ ये शब्द होगा, ठीक है। जो लिखना होगा वो लिख सकता है। ये नहीं है, ये वाला नहीं है, पानी के बहाव से लाई हुई मिट्टी या रेत, ये नहीं है, ठीक है। हाँ नहीं यही है, सॉरी ये सही है। सिल्टेशन ऑफ रिवर्स एंड डैम्स, ये 9वां पैराग्राफ का है, पहले ये समझ लो, ठीक है। The difference is that we are destroying our forest faster on a larger scale than ever before. सिर्फ अंतर यही है उनमें और हम में कि हम भी पेड़ काट रहे हैं, तुम भी पेड़ काट रहे थे, लेकिन अंतर यही है कि भैया वो लोग धीरे धीरे कर रहे थे, हम लोगों ने बहुत तेजी से कर दिया। तो हम इतने मूर्ख हैं मानो कि अपना सीख से भी नहीं, मतलब गलती से भी नहीं सीख रहे हैं। कितनी सभ्यताएं नष्ट हो गई इसी की वजह से, अत्यधिक आबादी और वनोन्मूलन की वजह से। और तब भी हम मान नहीं रहे हैं, हम अधिक पैमाने पर पेड़ों को काट रहे हैं। अब आते हैं 9वें पर। अर्लियर इन दिस सेंचुरी, इस सदी के शुरुआत में, फॉरेस्ट कवर अराउंड 40% ऑफ द अर्थ टोटल लैंड एरिया, जो मतलब यानी जितना भी जमीन था इस सदी की शुरुआत में, उसका 40% जो एरिया था, क्षेत्र था, वो वहाँ पर जंगल थे, ठीक है। बाई दिस सेंचुरी एंड, और इस सदी के अंत तक ये जो आंकड़ा है, दिस फिगर विल स्टैंड एट अबाउट 25%, ये आंकड़ा 25% पर आ जाएगा। 40 से 25, समझो 15% का गिरावट। और ये 15% बोलोगे, 15% कौन ज़्यादा होता है? तो 15% इतना बड़ा एरिया है, इतना बड़ा दुनिया है, उसमें समझ लो क्या हालत होगा। The destruction of forest in turn contributes to such things as the greenhouse effect, irreversible loss of many thousands of species of plants and animals, landslides, soil erosion, siltation of rivers and dams, drought and weather streams. जो पेड़ों की जो तबाही है, जो जंगल की जो तबाही है, ये किस चीज़ में योगदान देती है, कंट्रीब्यूट करती है? तो इन सब चीज़ों में कौन से? ग्रीन हाउस प्रभाव बता चुके हैं। इरिवर्सिबल यानी जिसको फिर से पलटा नहीं जा सकते, ठीक है। इरिवर्सिबल यानी अपरिवर्तनीय या अचल। लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन। सॉइल इरोजन यानी मृदा अपरदन या मिट्टी का क्षरण। सिल्टेशन ऑफ रिवर्स एंड डैम्स यानी पानी के बहाव से लाई हुई मिट्टी या रेत, ठीक है। ड्रॉट यानी सूखा। वेदर स्ट्रीम यानी मौसमों का एकाएक बदलना, ठीक है। बदलना ये सही, ये उतना सही नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर हम यही लिख दिए हैं तुम्हारे समझने आसानी के लिए। तो इतना जो प्रजाति नष्ट हो रहा है पेड़ पौधों का, उन चीज़ों में
लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन। तो क्या होता है भूस्खलन? तो पहाड़ के किसी टुकड़े का एक हट गिर जाना, निकल कर बह जाना, यही होता है। पहाड़ है, पहाड़ का टुकड़ा पता चल रहा है खत्म है, एक तो पेड़ खत्म। जैसे अभी हिमाचल प्रदेश में हुआ था, उत्तराखंड माफ करना, उत्तराखंड में भी हुआ था कि रोड है, पता चल रहा है कि रोड पहाड़ पर बना हुआ है और रोड गायब। कैसे हो रहा है? इसके लिए जिम्मेदार क्या है? यही है जो जंगल काटे जा रहे हैं। जंगल तो बोले जंगल काटे जाते हैं, इतना महत्वपूर्ण है जंगल। जी हाँ, पूरा जंगल ही है जो कि बचा कर रखता है। इतना पेड़ है जो साफ करते हैं हवा को, समझ में आ रहा है? मिट्टी को बांध कर रखते हैं। पेड़ नहीं रहेगा तो सॉइल इरोजन होता है, यानी जो ऊपर का जो परत है ना मिट्टी का, वो खत्म हो जाएगा। तो कौन बचा कर रखा है? पेड़ बचा कर रखे हैं। और क्या होगा? सिल्टेशन ऑफ रिवर्स एंड डैम्स, यानी सिल्टेशन नहीं क्या होता है? सिल्टेशन मतलब होता है कि समझो नीचे गिट्टी बालू बैठ जाना, समझते हो ना? अरे भैया ना, गंगा नदी में क्या होता है? बालूआ नीचे बैठ जाता है, वही तो है कि माफ करना, बालू जो है वो नीचे बैठ जाता है। देखें ना, देखो पानी के बहाव से लाई हुई मिट्टी या रेत, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, इतना हमको लगता है। और उसके बाद वेदर स्ट्रीम यानी जो मौसम जो है, कभी इतना गर्मी पड़ने लग रहा है, ये सब क्यों हो रहा है? पहले ऐसा नहीं होता था। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है वनों की कटाई, जंगल काटे जा रहे हैं। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, as the trees of Nepal are cut down, its top swelling gradually being lost and its rains are likely to cause devastating floods in India and Bangladesh. उदाहरण के लिए, अगर जैसे जैसे नेपाल के पेड़ काटे जाएंगे, जो इसका जो टॉप सॉइल है, जो ऊपरी परत है मिट्टी की, वो खत्म होगी। और ये पूरी संभावना है, यानी संभावना है कि ये डेवास्टेटिंग यानी भयावह तबाही भरा ये बाढ़ आएगा। कहाँ पर? भारत और बांग्लादेश में। बोलोगे कैसे? तो ऐसे देखो, जब पेड़ नहीं होता है ना, जब जंगल नहीं होता, तो भैया वहाँ पे परती जमीन होगा। परती जमीन है तो क्या होगा कि जो पानी आएगा, अगर पेड़ रहता वहाँ पर, तो उसका जो जड़ सब है वो सोख लेता पानी को। लेकिन अब नहीं है तो क्या होगा? पानी बहा के लेके जाएगा, अपने साथ मिट्टी को बहा के लेके जाएगा। इतना फोर्स के साथ पानी आता है। अगर पेड़ रहता तो उसको रोक लेता, और उसके वजह से इससे बाढ़ आएगा। तो भारत में बाढ़ आता है ना, तो हर साल असम में, उधर भी। तो क्यों आता है? इसी की वजह से आता है। जो ये वनों की जो कटाई चल रही है भारत और बांग्लादेश में, क्यों आ रहा है? नेपाल में जैसे जैसे, नेपाल में भी, फिर हम लोग देश में भी जैसे जैसे ये वन काटे जा रहे हैं, तो उनका जो मिट्टी नहीं बच रहा है, मिट्टी तो रह रहा है, पानी सोख नहीं पा रहा है जमीन जितना सोखना चाहिए, जिससे मिट्टी के साथ पानी बह के बाढ़ आ जाता है। The eventual consequences of massive and ongoing deforestation are uncertain, but they are likely to damage the quality of life on Earth, reduce the number of life forms, and share the planet with us, and hamper the ability of the biosphere to sustain life. पहले 10वां जो पैराग्राफ उसका शब्द जान लो, देखो यही है, ये वाला, ये 10वां नंबर लिखे हैं 10th। इवेंचुअल यानी अंतिम या अंततः, कॉन्सिक्वेंसेस यानी परिणाम, मैसिव एंड ऑनगोइंग मतलब जो है भारी और चलाने वाला है जो है, अनसर्टेन यानी अनिश्चित, लाइफ फॉर्म्स यानी जीवन प्रपन्न, हैम्पर यानी बाधा, टेक होल्ड यानी अपने हाथ में पकड़ना। ठीक है, तो जो ये अंतिम जो इसका परिणाम क्या होगा, इवेंचुअल कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, अंतिम परिणाम यही होगा, इस जो ये भारी है और जो चलते जा रहा है जो ये वनोन्मूलन है, उसका अनसर्टेन है, इसका अंतिम परिणाम यानी बताया नहीं जा सकता, अनिश्चित है, क्या होगा राम जाने। बट दे आर लाइकली, पर ये तो बात फिक्स है कि भैया ये जो जीवन की जो गुणवत्ता है पृथ्वी पर, उसको ये नष्ट करेंगे। रिड्यूस द नंबर ऑफ लाइफ फॉर्म, और जितने भी प्रजातियां हैं, जितने भी जो लाइफ फॉर्म्स हैं, जो जीवन प्रपन्न है, जीवन मतलब जीवन का वैरायटी जो है, इतना सब पेड़ है, पौधा है,
उसको ख़त्म करेंगे, जो कि हमारे साथ वही जीव जंतु जो कि हमारे साथ इस पृथ्वी पर रहते हैं। हैम्पर यानी बाधा डालेंगे क्षमता में, जीव मंडल जो है उसको सस्टेन करने में, उसको बनाए रखने में बाधा डालेंगे। ह्यूमैनिटी कैन कंटिन्यू टू फेल ट्रीज, मानवता पेड़ों को गिराने का काम जारी रख सकती है। क्रॉस इट फिंगर्स, अपने हाथों को यानी समझो कि चुपचाप देखते हुए जो ये चल रहा है उसको रख सकती है चलाते। एंड होप फॉर द बेस्ट, और यही आशा कर सकती है भैया जो होए अच्छा होए। और इट कैन टेक होल्ड ऑफ इट्स फ्यूचर, या ये अपने भविष्य को अपने हाथों में ले सकती है। एंड रिवर्स द प्रोसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, और जो ये वनोन्मूलन है इसके प्रक्रिया को उल्टा सकती है, यानी अफॉरेस्टेशन पे आ सकती है, यानी पेड़ लगा सकती है। तो हमारे पास दो विकल्प है, तीसरा नहीं है ऑप्शन। या तो हम चुपचाप हाथ पर हाथ धरे रहे, देखते रहें और आशा करें भगवान से कि है भगवान बचा लिया, नहीं तो समय रहते जाके जाए। ये आपके लिए भी है ये पाठ कि कोशिश करो कि कम से कम पेड़ बर्बाद करो, पानी भी बर्बाद कम से कम करो। मेरा बोलना था। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पे, B.2.1 पर। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ लेसन। अभी हमने भी इसको पूरा नहीं किया है तो हम भी तुम्हारे साथ ही पूरा करते हैं। द मोर वी हैव द बेटर, इतने शायद हमने किया है, इसको नहीं किया था, हाँ किए थे हम, क्या है किए यार, कर रखे हम। चलो कोई जाया नहीं है, देखो यहाँ पर रखे हैं, दिख रहा है कि नहीं, हम फोकस ला दिए हैं तो नहीं। तो पहला सवाल क्या था, तो पहला सवाल है द मोर, यहाँ पर भरना है जो बाकी जो है फिल इन द ब्लैंक उनको भरना है। पहला है द मोर वी हैव, ये पाठ से है, इसका क्या होता है द बेटर ऑफ वी आर, जितना अधिक होगा उतने अच्छे हम लोग रहेंगे। फिर हिस्ट्री एंड कॉमन सेंस टेल अस दैट वी, क्या था, हिस्ट्री एंड कॉमन सेंस टेल अस दैट वी कैन कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, बताता है भैया इतिहास और सामान्य बुद्धि की जनसंख्या को काबू किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। As the population grows, more and more people are forced to convert forest into farmland. अधिक से अधिक जो लोग हैं उन, हाँ यहाँ पर हम बताना भूल गए लगता है यार, कहीं पर बाकी है क्या, फार्मलैंड छोड़ो जो भी होगा, पर यहाँ पर जान लो जैसे जैसे फार्मलैंड का मतलब होता है खेत, ठीक है, खेत होता है, क्या है। So as the population grows, more and more people are forced to convert forests into farmland. जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी लोगों को जंगलों को फार्मलैंड यानी खेतों में बदलना होगा। फिर तीसरा है फॉरेस्ट कवर 40% ऑफ द अर्थ्स टोटल लैंड एरिया, ठीक है। फिर चौथा है ह्यूमैनिटी कैन कंटिन्यू टू फेल ट्रीज, क्रॉस इट फिंगर्स एंड होप फॉर द बेस्ट, यहाँ पर नहीं है, यहीं पर है ये, तो यहीं पर है, ठीक है, होप फॉर द बेस्ट। फिर B.2.2 है, ब्रीफली सवाल जवाब करना है। पहला है नेम द कंट्रीज इन विच द पॉपुलेशन ग्रोथ हैज बीन स्लोड डाउन रिमार्केबली, उन देशों के नाम लिखिए जिनमें उल्लेखनीय रूप से जो जनसंख्या हो वो धीमी हुई है। कौन कौन जी, चीन, थाईलैंड और इजिप्ट, चाइना, थाईलैंड एंड इजिप्ट। दूसरा सवाल है द प्रोडक्टिविटी एंड जनरल हेल्थ ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट थ्रेटन्ड हाउ, जो उत्पादकता है और जो स्वास्थ्य है पेड़ों की वो उनको खतरा है, कैसे भाई, ऐसे ग्रीन हाउस इफेक्ट से, ओजोन लेयर डिप्लीशन से, एयर बॉर्न पॉल्यूशन से और एसिड रेन से, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, बता चुके हैं पहले ही यार, हम फिर से नहीं इतना बक करेंगे वरना बोलो एक ही बातों को कितना बार रिपीट करता है भैया ये आदमी। तीसरा व्हाट हैम्पर्स द एबिलिटी ऑफ द बायोस्फीयर टू सस्टेन लाइफ, अभी हम लोग देखे हैं ये था, क्या है, तो द इवेंचुअल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मैसिव एंड ऑनगोइंग डिफॉरेस्टेशन, जो है यही जो अंतिम परिणाम है, जो ये इतना भारी और हमेशा चलता हुआ जो ये वनोन्मूलन है उसका परिणाम ही हैम्पर करता है, बाधा डालता है जीव मंडल के
जीवमंडल को बनाए रखने में। फिर है हाउ डज डिफॉरेस्टेशन इन नेपाल अफेक्ट इंडिया। नेपाल में जो वनों की कटाई है, जो जंगल काटे जाते हैं, तो उसका प्रभाव भारत पर क्या आता है, तो भारत पर तो क्या होगा, एज द ट्रीज ऑफ नेपाल आर कट, जैसे जैसे नेपाल के पेड़ काटे जाते हैं उसका ऊपर एक परत खत्म हो जाता है। यही लिखे हैं टॉप सॉइल इज ग्रेजुअली बीन लॉस्ट एंड रेन्स आर लाइक, और पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि भैया पूरी तबाही लाएंगे इंडिया और बांग्लादेश में। तो पर यहाँ पर सिर्फ भारत की बात की जा रही है, इसलिए भारत का हम लिखे हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया है इतना। अगले वीडियो में हम लोग जब भी मिलेंगे, अभी तो मेरे पास थोड़ा सा समय का कमी है, तो ये रहा उत्तर सा चौथा 1 2 3 4 पूरा था बी पॉइंट। ठीक है, ये दिखा दिए हम, दिख रहा होगा हमको लगता है। ठीक है ना, जिसको लिखना हो वो लिख सकता है। अभी के लिए इतना ही, आज के लिए आपने इतना समय दिया। वीडियो लंबा होता है हमको पता है, लेकिन हम क्या करें, अब हम छोटा छोटा वीडियो डाल नहीं सकते हैं, मेरे से वो संभव हो नहीं पाएगा। हम डिटेल में प्रयास करते हैं बताने का। आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे कभी अन्य वीडियो में, यानी जो अगला भाग है लॉन्ग आंसर, जितना भी वर्ड मीनिंग है हमने पाठ को पूरा करवा दिया है। ये रिवीजन करते रहिए, अपना ध्यान भी रखिए और पढ़ाई जारी रखिए। अंत में जय हिंद।